लॉगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपना उद्देश्य खोजकर कैसे लंबा और बेहतर जीवन जिएं। लॉगोथेरेपी क्या है? एक बार एक सहकर्मी ने विक्टर फ्रैंकल से अपने मनोविज्ञान के स्कूल को एक ही वाक्य में परिभाषित करने के लिए कहा, जिस पर फ्रैंकल ने जवाब दिया। खैर, लॉगोथेरेपी में रोगी सीधा बैठता है और उसे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जिन्हें कभी कभी सुनना मुश्किल होता है। सहकर्मी ने मनोविश्लेषण का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया था। मनोविश्लेषण में रोगी एक सोफे पर लेट जाता है और आपको ऐसी बातें बताता है जिन्हें कभी कभी कहना मुश्किल होता है। फ्रैंकल बताते हैं कि वे अपने मरीजों से सबसे पहले जो सवाल पूछते थे उनमें से एक था, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? आमतौर पर मरीज आत्महत्या न करने के अच्छे कारण ढूंढ लेता था और आत्महत्या करने में सक्षम हो जाता था। तो फिर लॉगोथेरेपी क्या करती है? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। यह आपको जीने के कारण ढूंढने में मदद करता है। लोगोथेरेपी रोगियों को सचेत रूप से अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे अपने न्यूरोसिस का सामना कर सकें। अपने भाग्य को पूरा करने की उनकी खोज उन्हें आगे बढ़ने, अतीत की मानसिक जंजीरों को तोड़ने और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। जीने के लिए कुछ। फ्रैंकल द्वारा वियना स्थित अपने क्लिनिक में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि रोगियों और कर्मचारियों में से लगभग 80% का मानना था कि मनुष्य को जीने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है, और लगभग 60% का मानना था कि उनके जीवन में कोई न कोई व्यक्ति या चीज ऐसी है जिसके लिए वे मर सकते हैं। अर्थ की खोज, उद्देश्य की खोज एक व्यक्तिगत प्रेरक शक्ति बन गई, जिसने फ्रैंकल को अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाया। लॉगोथेरेपी की प्रक्रिया को इन 5 चरणों में संक्षेपित किया जा सकता है। व्यक्ति खालीपन, निराशा या चिंता महसूस करता है। दूसरा चिकित्सक उसे बताता है कि वह जो महसूस कर रहा है वह एक सार्थक जीवन जीने की इच्छा है। तीसरा, रोगी को अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है उस विशेष समय पर। चौथा, रोगी अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस नियति को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेता है। 5, जीवन के प्रति यह नया जुनून उसे बाधाओं और दुखों पर काबू पाने में मदद करता है। फ्रैंकल खुद अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जिए और मरे। ऑशविट्ज में कैदी के रूप में उनके अनुभवों ने उन्हें दिखाया कि किसी व्यक्ति से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की अंतिम मानवीय स्वतंत्रता, अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता, यह कुछ ऐसा था जिससे उन्हें अकेले ही गुजरना पड़ा, बिना किसी मदद के, और इसने उन्हें जीवन भर प्रेरित किया। मनोविश्लेषण और लॉगोथेरेपी के बीच 10 अंतर। मनोविश्लेषण, रोगी एक रोगी की तरह सोफे पर लेटा हुआ है। यह पूर्वव्यापी है, यह अतीत की ओर देखता है। आत्मनिरीक्षणात्मक है, यह न्यूरोसिस का विश्लेषण करता है। ड्राइव आनंद की ओर है, मनोविज्ञान पर केंद्र, बागा साइकोजेनिक न्यूरोसिस पर। संघर्षों के अचेतन मूल, कैजायम का विश्लेषण करता है। यह अपने आप को रोगी की सहज प्रवृत्ति तक सीमित रखता है। आस्था के साथ मूलतः असंगत है। संघर्षों में सामंजस्य स्थापित करने और आवेगों और प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। लॉगोथेरेपी, रोगी चिकित्सक के सामने बैठता है जो बिना कोई निर्णय दिए उसका मार्गदर्शन करता है। भविष्य की ओर देखता है, रोगी के न्यूरोसिस में गहराई से नहीं जाता है। प्रेरणा, उद्देश्य और अर्थ की ओर है। एक आध्यात्मिक आयाम शामिल है। यह नोजोजेनिक या अस्तित्वगत न्यूरोसिस पर भी काम करता है। संघर्षों से तब और जहां वे उत्पन्न होते हैं निपटता है। आध्यात्मिक आयाम, आध्यात्मिक वास्तविकताओं से भी संबंधित है। आस्था के अनुकूल है। रोगी को उसके जीवन में अर्थ खोजने और उसके नैतिक सिद्धांतों को संतुष्ट करने में मदद करना चाहता है। अपने लिए लड़ो। अस्तित्वगत हताशा तब पैदा होती है जब हमारा जीवन उद्देश्यहीन होता है या जब वह उद्देश्य तिरछा होता है। हालांकि फ्रैंकल के विचार में
इस हताशा को विसंगति या न्यूरोसिस के लक्षण के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह एक सकारात्मक हो सकता है, परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक चीज। लोगोथेरेपी इस हताशा को मानसिक बीमारी के रूप में नहीं देखती है, जैसा कि अन्य प्रकार की चिकित्सा करती है, बल्कि आध्यात्मिक पीड़ा के रूप में देखती है, जो एक प्राकृतिक और लाभकारी घटना है जो इससे पीड़ित लोगों को इलाज की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वे खुद से या दूसरों की मदद से, और ऐसा करके वे जीवन में अधिक संतुष्टि पाते हैं। यह उन्हें अपना भाग्य बदलने में मदद करता है। यदि व्यक्ति को ऐसा करने में सहायता की आवश्यकता है, यदि उसे अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और बाद में संघर्षों पर काबू पाने में मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वह अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सके, तो लोगोथेरेपी तस्वीर में आती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में फ्रैंकल नीत्शे के प्रसिद्ध सूत्र में से एक का हवाला देते हैं, जिसके पास जीने का एक कारण है, वह लगभग किसी भी तरह से सहन कर सकता है। अपने अनुभव के आधार पर फ्रैंकल का मानना था कि हमारा स्वास्थ्य उस प्राकृतिक तनाव पर निर्भर करता है जो हमने अब तक जो हासिल किया है उसकी तुलना भविष्य में हम क्या हासिल करना चाहते हैं उससे करने से आता है। तो हमें जिस चीज की जरूरत है वह शांतिपूर्ण अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसका सामना हम अपने पास मौजूद सभी कौशलों को लागू करके कर सकते हैं। दूसरी ओर, अस्तित्व का संकट आधुनिक समाजों की खासियत है, जिसमें लोग वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है या जो दूसरे करते हैं, बजाय इसके कि वे Time is money. जो करना चाहते हैं। वे अक्सर आर्थिक शक्ति या शारीरिक सुख या अपनी इंद्रियों को सुन्न करके अपने से अपेक्षित और अपने लिए जो चाहते हैं उसके बीच के अंतर को भरने की कोशिश करते हैं। यह आत्महत्या की ओर भी ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, रविवार का न्यूरोसिस तब होता है जब कार्य सप्ताह की बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं के बिना व्यक्ति को एहसास होता है कि वह अंदर से कितना खाली है। उसे इसका समाधान खोजना होगा। सबसे बढ़कर उसे अपना उद्देश्य, बिस्तर से उठने का कारण, अपना इकिगाई खोजना होगा। मैं अंदर से खालीपन महसूस करता हूं। वियना पॉलीक्लिनिक अस्पताल में किए गए एक अध्ययन में फ्रैंकल की टीम ने पाया कि जिन रोगियों का उन्होंने साक्षात्कार किया उनमें से 55% में यह समस्या थी। मैं अंदर से खालीपन महसूस करता हूं। वियना पॉलीक्लिनिक अस्पताल में किए गए एक अध्ययन में फ्रैंकल की टीम ने पाया कि जिन रोगियों का उन्होंने साक्षात्कार किया उनमें से 55% किसी न किसी हद तक अस्तित्वगत संकट का अनुभव कर रहे थे। लोगोथेरेपी के अनुसार जीवन में अपने उद्देश्य की खोज करने से व्यक्ति को उस अस्तित्वगत शून्य को भरने में मदद मिलती है। फ्रैंकल एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी समस्याओं का सामना किया और अपने उद्देश्यों को कार्यों में बदल दिया, वह बूढ़ा होने पर भी शांति से अपने जीवन को देख सकता था। उन्हें उन लोगों से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं थी जो अभी भी अपनी युवावस्था का आनंद ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने अनुभवों का एक व्यापक दायरा एकत्रित कर लिया था जो दर्शाता था कि उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए जीवन जिया था। लोगोथेरेपी के माध्यम से बेहतर जीवन। कुछ प्रमुख विचार। हम अपने जीवन का अर्थ स्वयं नहीं बनाते, जैसा कि सार्त्र ने दावा किया है, हम इसे खोजते हैं। हम में से प्रत्येक के अस्तित्व का एक अनूठा कारण होता है जिसे वर्षों में कई बार समायोजित या परिवर्तित किया जा सकता है। जिस प्रकार चिंता अक्सर ठीक उसी चीज को जन्म देती है जिसका डर था, उसी प्रकार किसी इच्छा पर अत्यधिक ध्यान अति इरादा पापा उस इच्छा को पूरा होने से रोक सकता है। हास्य नकारात्मक चक्र को तोड़ने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। हम सभी में नेक या भयानक काम करने की क्षमता होती है। हम समीकरण के किस पक्ष में पहुंचते हैं यह हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है, न कि उस स्थिति पर जिसमें हम खुद को पाते हैं। आगे आने वाले पृष्ठों में हम अर्थ और उद्देश्य की खोज को बेहतर ढंग से समझने के लिए फ्रैंकल के स्वयं के अभ्यास से 4 मामलों पर गौर करेंगे। केस स्टडी। विक्टर फ्रैंकल। जर्मन यातना शिविरों में, जैसा कि बाद में जापान और कोरिया में बनाया गया, मनोचिकित्सकों ने पुष्टि की कि जिन कैदियों के बचने की सबसे अधिक संभावना थी वे थे जो शिविर के बाहर कुछ करना चाहते थे, जिन्हें वहां से जीवित निकलने की तीव्र आवश्यकता महसूस होती थी। यह फ्रैंकल के लिए सच था, जो रिहा होने और लोगोथेरेपी के स्कूल को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद
महसूस करते थे कि वे अपने स्वयं के अभ्यास के पहले रोगी थे। फ्रैंकल के पास हासिल करने के लिए एक लक्ष्य था और इसने उसे दृढ़ बना दिया। वह ऑशविट्ज में फाइस्ट में एक पांडुलिपि लेकर पहुंचा जिसमें उसके करियर के दौरान संकलित सभी सिद्धांत और शोध शामिल थे जो प्रकाशन के लिए तैयार थे। जब इसे जब्त कर लिया गया तो उसे इसे फिर से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस जरूरत ने उसे प्रेरित किया और एकाग्रता शिविर के निरंतर भय और संदेह के बीच उसके जीवन को अर्थ दिया। इतना कि वर्षों तक और विशेष रूप से जब वह टाइफस से बीमार पड़ा तो वह खोए हुए काम के अंशों और मुख्य शब्दों को किसी भी कागज के टुकड़े पर लिख लेता था। केस स्टडी। अमेरिकी राजनयिक। एक महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिकी राजनयिक फ्रैंकल के पास गया जहां से उसने 5 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किए गए उपचार के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब फ्रैंकल ने उससे पूछा कि उसने पहली बार थेरेपी क्यों शुरू की तो राजनयिक ने जवाब दिया कि उसे अपनी नौकरी और अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से नफरत है जिसका उसे पालन करना और लागू करना था। उनके अमेरिकी मनोविश्लेषक जिनसे वह वर्षों से मिल रहे थे ने जोर देकर कहा कि वह अपने पिता के साथ शांति बनाए रखें ताकि उनकी सरकार और उनकी नौकरी दोनों ही पैतृक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा लगे कि कम अप्रिय। हालांकि फ्रैंकल ने उन्हें कुछ ही सत्रों में दिखाया कि उनकी निराशा इस तथ्य के कारण थी कि वह एक अलग कैरियर बनाना चाहते थे और राजनयिक ने इस विचार को ध्यान में रखते हुए अपना उपचार समाप्त किया। 5 साल बाद पूर्व राजनयिक ने फ्रैंकल को बताया कि वह उस समय एक अलग पेशे में काम कर रहे थे और वह खुश थे। फ्रैंकल के अनुसार उस व्यक्ति को न केवल इतने सालों तक मनोविश्लेषण की जरूरत नहीं थी बल्कि उसे वास्तव में चिकित्सा की जरूरत वाले रोगी के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन के नए उद्देश्य की तलाश में था। जैसे ही उसे यह उद्देश्य मिला उसके जीवन ने गहरे अर्थ ग्रहण कर लिए। केस स्टडी। आत्महत्या करने वाली मां। 11 साल की उम्र में मरने वाले एक लड़के की मां को फ्रैंकल के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसने खुद को और अपने दूसरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। यह दूसरा बेटा था जो जन्म से ही लकवाग्रस्त था जिसने उसे उसकी योजना को पूरा करने से रोका। उसे विश्वास था कि उसके जीवन का एक उद्देश्य था और अगर उसकी मां ने उन दोनों को मार दिया तो यह उसे उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक देगा। महिला ने एक समूह सत्र में अपनी कहानी साझा की। उसकी मदद करने के लिए फ्रैंकल ने एक अन्य महिला से एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करने को कहा जिसमें वह अपनी मृत्युशैया पर लेटी हुई थी, बूढ़ी और धनी लेकिन निःसंतान। महिला ने जोर देकर कहा कि उस स्थिति में उसे लगेगा कि उसका जीवन असफल हो गया है। जब आत्महत्या करने वाली मां से यही अभ्यास करने के लिए कहा गया तो उसने खुद को मृत्युशैया पर कल्पना करते हुए पीछे देखा और महसूस किया कि उसने अपने बच्चों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ किया है। उसने अपने लकवाग्रस्त बेटे को एक अच्छा जीवन दिया था और वह एक दयालु, उचित रूप से खुश व्यक्ति बन गया था। इस पर उसने रोते हुए कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने जीवन को शांति से देख सकती हूं क्योंकि मैं कह सकती हूं कि मेरा जीवन अर्थपूर्ण था और मैंने इसे पूरी तरह से जीने की बहुत कोशिश की है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। मैंने अपने बेटे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। मेरा जीवन असफल नहीं रहा। इस तरह अपने आप को मृत्युशैया पर लेटे हुए कल्पना करके और पीछे मुड़कर देखकर आत्महत्या करने वाली मां को वह अर्थ मिल गया जिसका उसे पता नहीं था, परंतु उसके जीवन में पहले से ही अर्थ समाहित था। केस स्टडी। दुखी डॉक्टर। एक बुजुर्ग डॉक्टर जो 2 साल पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद में चले गए थे से उबरने में असमर्थ थे, मदद के लिए फ्रैंकल के पास गए। उसे सलाह देने या उसकी स्थिति का विश्लेषण करने के बजाय फ्रैंकल ने उससे पूछा कि अगर वह पहले मर जाता तो क्या होता। डॉक्टर ने भयभीत होकर उत्तर दिया कि यह उसकी बेचारी पत्नी के लिए भयानक होता, उसे बहुत तकलीफ होती। जिस पर फ्रैंकल ने जवाब दिया, देखा डॉक्टर, आपने उसे इतनी तकलीफ से बचा लिया है, लेकिन इसके लिए आपको जो कीमत चुकानी होगी वह है जीवित रहना और उसके लिए शोक मनाना। डॉक्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। चिकित्सक का हाथ अपने हाथ में लेने के बाद वह शांति से फ्रैंकल के कार्यालय से बाहर निकल गया। वह अपनी प्यारी पत्नी की जगह दर्द को सहन करने में सक्षम था।
उसके जीवन को एक उद्देश्य दिया गया था, मोरिटा थेरेपी। उसी दशक में जब लोगोथेरेपी अस्तित्व में आई, वास्तव में कुछ साल पहले शोमा मोरिता ने जापान में अपनी खुद की उद्देश्य केंद्रित थेरेपी बनाई। यह न्यूरोसिस, जुनूनी बाध्यकारी विकार और पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव के उपचार में प्रभावी साबित हुई। मनोचिकित्सक होने के अलावा शोमा मोरिता एक जैन बौद्ध थे और उनकी चिकित्सा ने जापान पर एक स्थायी आध्यात्मिक छाप छोड़ी। पश्चिमी चिकित्सा के कई रूप रोगी की भावनाओं को नियंत्रित करने या संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पश्चिम में हम यह मानते हैं कि हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव हमारी भावनाओं पर पड़ता है, जो बदले में हमारे कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। इसके विपरीत मोरिटा थेरेपी रोगियों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना उन्हें स्वीकार करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप उनकी भावनाएं बदल जाएंगी। रोगी की भावनाओं को स्वीकार करने के अलावा मोरिता थेरेपी क्रियाओं के आधार पर नई भावनाओं को बनाने का प्रयास करती है। मोरिता के अनुसार ये भावनाएं अनुभव और दोहराव के माध्यम से सीखी जाती हैं। मोरिता थेरेपी का उद्देश्य लक्षणों को खत्म करना नहीं है। इसके बजाय यह हमें अपनी इच्छाओं, चिंताओं, भय और चिंताओं को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना सिखाती है। जैसा कि मोरिता ने अपनी पुस्तक मोरिता थेरेपी और चिंता आधारित विकारों की सच्ची प्रकृति में लिखा है, भावनाओं में धनी और उदार होना सबसे अच्छा है। मोरिता ने नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के विचार को निम्नलिखित कहानी के साथ समझाया। एक गधा जो रस्सी से एक खंभे से बंधा हुआ है, खुद को मुक्त करने के प्रयास में खंभे के चारों ओर घूमता रहेगा, लेकिन वह और अधिक स्थिर हो जाएगा और खंभे से चिपक जाएगा। यही बात जुनूनी सोच वाले लोगों पर भी लागू होती है, जो अपने डर और परेशानी से बचने की कोशिश करते समय अपने दुख में और अधिक फंस जाते हैं। मोरिटा थेरेपी के मूल सिद्धांत: अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अगर हमारे मन में जुनूनी विचार हैं, तो हमें उन्हें नियंत्रित करने या उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वे और भी तीव्र हो जाते हैं। मानवीय भावनाओं के बारे में जैन गुरु कहते हैं, अगर हम एक लहर से दूसरी लहर से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तो हम एक अनंत समुद्र में पहुंच जाते हैं। हम अपनी भावनाओं का निर्माण नहीं करते हैं, वे बस हमारे पास आती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना होता है। चाल उनका स्वागत करना है। मोरिता ने भावनाओं की तुलना मौसम से की। हम उनका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते या उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इस बिंदु पर वे अक्सर वियतनामी भिक्षु थिच नहत हान को उद्धृत करते थे, जो कहते थे, नमस्ते एकांत, आज आप कैसे हैं? आओ मेरे साथ बैठो और मैं आपकी देखभाल करूंगा। 2. वह करें जो आपको करना चाहिए। हमें लक्षणों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक होना अपने आप ही आ जाएगा। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यदि हम पीड़ित हैं तो उस पीड़ा को स्वीकार करना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें स्थिति को बौद्धिक बनाने से बचना चाहिए। चिकित्सक का मिशन रोगी के चरित्र को विकसित करना है ताकि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सके, और चरित्र हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर आधारित होता है। मोरिटा थेरेपी अपने रोगियों को स्पष्टीकरण नहीं देती है, बल्कि उन्हें अपने कार्यों और गतिविधियों से सीखने की अनुमति देती है। यह आपको यह नहीं बताती है कि पश्चिमी चिकित्सा की तरह ध्यान कैसे करें या डायरी कैसे रखें। अनुभव के माध्यम से खोज करना रोगी पर निर्भर है। 3. अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हर दिन अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यही कारण है कि हमें अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट समझ होनी चाहिए, और मोरिता के मंत्र को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने की कुंजी अपने इकिगाई को खोजने के लिए अपने अंदर देखने की हिम्मत करना है। मोरिटा थेरेपी के 4 चरण। मोरिता का मूल Time is money. उपचार, जो 15 से 21 दिनों तक चलता है, में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। 1. अलगाव और आराम, 5 से 7 दिन। उपचार के पहले सप्ताह के दौरान रोगी किसी भी बाहरी उत्तेजना के बिना एक कमरे में आराम करता है। कोई टेलीविजन, किताबें, परिवार, दोस्त या बातचीत नहीं।
रोगी के पास केवल उसके विचार होते हैं। वह दिन के अधिकांश समय लेटा रहता है और चिकित्सक नियमित रूप से उससे मिलने आता है, जो जितना संभव हो सके उससे बातचीत करने से बचने की कोशिश करता है। चिकित्सक रोगी को बस यह सलाह देता है कि वह लेटे लेटे अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को देखता रहे। जब रोगी ऊब जाता है और फिर से कुछ करना शुरू करना चाहता है, तो वह चिकित्सा के अगले चरण में जाने के लिए तैयार होता है। 2. हल्का व्यावसायिक उपचार। 5 से 7 दिन। इस चरण में रोगी चुपचाप दोहराए जाने वाले कार्य करता है। इनमें से एक है अपने विचारों और भावनाओं के बारे में एक डायरी रखना। 1 सप्ताह तक घर में बंद रहने के बाद रोगी बाहर जाता है, प्रकृति में सैर करता है और सांस लेने के व्यायाम करता है। वह बागवानी, ड्राइंग या पेंटिंग जैसी सरल गतिविधियां भी करना शुरू कर देता है। इस चरण के दौरान रोगी को अभी भी चिकित्सक के अलावा किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। 3. व्यावसायिक चिकित्सा। 5 से 7 दिन। इस अवस्था में रोगी ऐसे कार्य करता है जिसके लिए शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। डॉ. मोरिता अपने रोगियों को लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों पर ले जाना पसंद करते थे। शारीरिक कार्यों के अलावा रोगी अन्य गतिविधियों में भी डूबा रहता है, जैसे कि लिखना, पेंटिंग करना, पेंटिंग या मिट्टी के बर्तन बनाना। इस अवस्था में रोगी दूसरों से बात कर सकता है, लेकिन केवल अपने काम के बारे में। 4. सामाजिक जीवन और वास्तविक दुनिया में वापसी। रोगी अस्पताल से चला जाता है और उसे फिर से सामाजिक जीवन से परिचित कराया जाता है, लेकिन उपचार के दौरान विकसित ध्यान और व्यावसायिक चिकित्सा की प्रथाओं को जारी रखता है। विचार यह है कि समाज में एक नए व्यक्ति के रूप में फिर से प्रवेश किया जाए, उद्देश्य की भावना के साथ और सामाजिक या भावनात्मक दबावों से नियंत्रित हुए बिना। ध्यान बढ़ाएं। मोरिता नाइकन आत्मनिरीक्षण ध्यान के एक महान जैन गुरु थे। उनकी अधिकांश चिकित्सा इस स्कूल के उनके ज्ञान और महारत पर आधारित है, जो 3 सवालों पर केंद्रित है जो व्यक्ति को खुद से पूछने चाहिए। 1. मुझे व्यक्ति X से क्या प्राप्त हुआ है? 2. मैंने व्यक्ति X को क्या दिया है? 3. मैंने व्यक्ति X को क्या परेशानियां दी हैं? इन चिंतनों के माध्यम से हम दूसरों को अपनी समस्याओं के कारण के रूप में पहचानना बंद कर देते हैं और अपनी जिम्मेदारी की भावना को और गहरा करते हैं। जैसा कि मोरिता ने कहा, यदि आप क्रोधित हैं और लड़ना चाहते हैं, तो मारपीट करने से पहले 3 दिनों तक इसके बारे में सोचें। 3 दिनों के बाद लड़ने की तीव्र इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। और अब इकिगाई। लोगोथेरेपी और मोरिटा थेरेपी दोनों ही एक व्यक्तिगत, अनोखे अनुभव पर आधारित हैं, जिसे आप बिना किसी थेरेपिस्ट या आध्यात्मिक रिट्रीट के प्राप्त कर सकते हैं। अपने इकिगाई, अपने अस्तित्वगत ईंधन को खोजने का मिशन। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं, तो यह केवल साहस रखने और सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करने की बात है। अगले अध्यायों में हम उन बुनियादी उपकरणों पर नजर डालेंगे जिनकी आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जरूरत होगी। अपने चुने हुए कामों में प्रवाह ढूंढना, संतुलित और सचेत तरीके से खाना, कम तीव्रता वाला व्यायाम करना और मुश्किलें आने पर हार न मानना सीखना। ऐसा करने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया इसमें रहने वाले लोगों की तरह अपूर्ण है, लेकिन यह अभी भी विकास और उपलब्धि के अवसरों से भरपूर है। क्या आप अपने जुनून में खुद को इस तरह झोंकने के लिए तैयार हैं जैसे कि यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज हो?